आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन। अभी आपने कंज्यूमर, इक्विलिब्रियम, सप्लाई, डिमांड, इलास्टिसिटी ये सब पढ़ा। अब आपको प्रोडक्शन किसको कहते हैं? अब प्रोडक्शन जनरली डिफिनेशन क्या होता है कि हम जो अपने प्रोडक्ट को उत्पादन जिसको हम तैयार करते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन किसको कहते हैं कि जिस चीज में हम इनपुट डालें और उससे कोई चीज आउटपुट निकल के आए। सपोज दैट कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंपनी में कोई उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन तैयार कर रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो एज ए इनपुट में क्या यूज कर रहा है? रॉ मटेरियल। और आउटपुट में जो उसको प्रोडक्ट बनाना है उसका ही रॉ मटेरियल यूज कर रहा है और उससे प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। कोई कंपनी अगर डिब्बा तैयार करती है तो डिब्बे को तैयार करने के लिए उसके रॉ मटेरियल के रूप में कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो उसको मशीन में डालेगा और उसके बाद उससे डिब्बे तैयार किए जाएंगे। इसी तरह के प्रोडक्शन हर चीज में है। जैसा प्रोडक्शन बनाएगा तो इसका मेन कंसेप्ट इनपुट और आउटपुट पे है। तो देखो, प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। आप कोई चीज किसी चीज में बनाने जा रहे हैं तो रॉ मटेरियल क्या है? इनपुट है, और जो फाइनल गुड्स आपको तैयार होके आ रहा है वो क्या है? आउटपुट है। तो डिफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वह ऐसी प्रक्रिया है जो इनपुट को किसमें कन्वर्ट करती है? आउटपुट में। दिस इज द परफेक्ट डिफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? इट इज ए टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट को हम किस सिंबल से हम लोकेट कर रहे हैं? F, I1, I2, I3 ये क्या है? ये हमारा इनपुट है। ये इंडिपेंडेंट होता है। हम जो चीज में डाल रहे हैं वो इनपुट है, उसको हम I1, I2, I3 इसको एक्सेट्रा करके कर रहे हैं, तो दैट इज इनपुट। और Q जो लोकेट करते हैं, Q का मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट मतलब I1, I2, I3 ये इनपुट डाला तो आउटपुट उससे तैयार किया गया। अब मुझे एक क्वेश्चन इससे आता है कि क्या इनपुट जो प्रोडक्शन है, जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो क्या क्या होते हैं? भाई दो चीजें हैं, एक वेरिएबल होता है और एक फिक्स्ड होता है। अब फिक्स्ड क्या है और वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का मतलब है जिसमें चेंजेस हो, और फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें चेंजेस ना हो। जो चीज फिक्स्ड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया सकता है। तो वो एक क्या है? ये फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। दो तरह के फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर, और दूसरा होता है वेरिएबल। तो फिक्स्ड का मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और वेरिएबल का मतलब जिसमें कि चेंजेस आएंगे। तो देखो आगे, इनपुट जो है जिसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, इसी का नाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है। इनपुट को भी कहते हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब देखो, इसमें फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट। फिक्स्ड इनपुट में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे लैंड, जमीन मान लो इस क्लासरूम इतनी बड़ा है, अब इसमें अगर हम चाहे एक क्लास को पढ़ाएं और चाहे हम 4 क्लास को पढ़ाएं, लैंड तो नहीं रहेगी। जमीन में तो क्लासरूम का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ घट नहीं जाएगा। तो हम जैसे चाहे तुम्हारी क्लास पढ़ा रहे हैं उसके बाद दूसरी क्लास को बढ़ाएं, या आपके हम 25 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और या मैं 2 बच्चों को पढ़ाऊं, तो लैंड में कोई चेंजेस आया? जमीन तो उतनी है, कमरे उतना ही बड़ा, इतने बाई उतने बड़ा है। लेकिन ये फिक्स तो हुआ। वेरिएबल इनपुट क्या हुआ? वेरिएबल इनपुट में एग्जांपल हम कहें तो लेबर। अच्छा पहले बताओ, लेबर किसको कहते हैं? जो दिहाड़ी पे काम करता है उसको लेबर कहते हैं। बहुत बढ़िया, यही जानते हैं। जो दिहाड़ी पे काम करता है, हम लेबर है कि नहीं? लेबर हम हैं? पापा आपके लेबर है कि नहीं? बताओ, पापा लेबर है? नहीं है। डॉक्टर लेबर है कि नहीं? लेबर नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में यह है कि लेबर का मतलब होता है जो दिहाड़ी पहला काम करे और जो तसला लेके सर पे ढोए या सामान लेकर ढोए, ईंटा लेकर ढोए, उसी को लेबर कहते हैं ना। यही गलत फहमी है आपकी। लेबर सब होते हैं।
हम काम कर रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं, वी आर ऑल्सो ए लेबर। फादर आपकी जॉब कर रहे हैं, वो भी लेबर है। अंतर क्या होता है, एक स्किल्ड लेबर होता है, एक अनस्किल्ड लेबर होता है। जो व्यक्ति जो दिहाड़ी कर रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनस्किल्ड है। हम पढ़े लिखे हैं, जो भी सर्विस देगा, हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, हम भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसका इनपुट क्या है, मेरा पढ़ाना, और आउटपुट का है जो आप पढ़ रहे हो। ये इनपुट और आउटपुट में कन्वर्ट जो कर रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ रहे हो। डॉक्टर जैसे आपको दवा दे रहा, तो डॉक्टर जो आपको दवा दे रहा वो क्या, उसकी इनपुट है, और आपको फायदा हो रहा है वो क्या है, आउटपुट है। तो वी ऑल आर लेबर, लेबर सब है। लेबर का कंसेप्ट ये मत समझना कि वो जो दिहाड़ी वाला है वही लेबर है, लेबर सभी है। अंतर स्किल्ड और अनस्किल्ड का होता है, ठीक। तो ये गलतफहमी थोड़ा सा दिमाग से हटा देना कि मेरे पापा लेबर नहीं है, टीचर लेबर नहीं है, लेबर सब है। क्योंकि लेबर का मतलब होता है प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट को तैयार करेगा वो लेबर कैटेगरी में आता है। उसकी डिफिनेशन अलग हो जाती है कि कौन स्किल्ड है और कौन अनस्किल्ड है, ठीक। तो अब देखो, जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल इनपुट क्या है, जैसे लेबर सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर हम कोई चीज, जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं, ये स्कूल है, हम एक क्लास पढ़ा रहे हैं, तो वो फिक्स लाइन तो पढ़ा नहीं, लेकिन इसी में हम अलग अलग टीचर रखे हैं, आपके हर सब्जेक्ट के टीचर अलग पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, वेरिएबल हुआ ना। एक इसी क्लास में एक टीचर मैथ्स पढ़ा रहा, एक टीचर साइंस पढ़ा रहा, एक टीचर आपकी अकाउंटेंसी पढ़ा रहा, तो ये क्या है, वेरिएबल इसमें हो रहा है ना, चेंजेस हो रहे हैं। प्लेस वही है, लेकिन इस चेंजेस को हम कहते हैं वेरिएबल इनपुट। जैसे अकाउंट का टीचर पढ़ाया तो अकाउंट का आउटपुट दिया, आप अकाउंट में अच्छा कर रहे हो। इकोनॉमिक्स का टीचर पढ़ाया तो इकोनॉमिक्स का आपने आउटपुट दिया। तो ये डिफरेंट टाइप के जो क्या है, ये वेरिएबल है। लेकिन अगर हम ही पढ़ा रहे हैं, चाहे हम इस क्लास में 2 बच्चों को पढ़ाएं और चाहे मैं पूरी क्लास को पढ़ाऊं, ये मेरा क्या है, फिक्स्ड है। ये हमारा जो फैक्टर है प्रोडक्शन का, वो फिक्स्ड फैक्टर है। इतनी बात समझ में आई कि फिक्स्ड और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। फिक्स्ड इनपुट्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट। ध्यान से देखो, एग्जांपल में लैंड दिया, फिक्स्ड इनपुट्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट मैंने पढ़ाया तो क्या लैंड घट बढ़ गई, नहीं बढ़ा ना। हमने इनपुट में जो भी चेंजेस किया, हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो क्या उसके आउटपुट में जब कहीं कोई चेंज नहीं होगा, जैसे लैंड है तो जमीन की लैंड उतनी ही है हमारी इस क्लासरूम की, जिसमें जितना हम पढ़ा रहे हैं, चाहे 2 बच्चों को पढ़ाएं और चाहे हम 25 बच्चों को पढ़ाएं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उसी को हम फिक्स्ड इनपुट कहेंगे। वेरिएबल इनपुट क्या है, इनपुट्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच चेंजेस विथ चेंज इन आउटपुट। जब उसके आउटपुट में चेंजेस आएगा, एप्लीकेशन ऑफ विच चेंजेस विथ चेंज इन आउटपुट, हम कोई ऐसे इनपुट डालें और उसकी आउटपुट में कोई परिवर्तन आ जाए, चेंजेस आए, तो उसको कहते हैं वेरिएबल क्या, वेरिएबल इनपुट, ठीक। अब आ जाओ, कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब कुछ फंक्शन जो होते हैं वेरी शॉर्ट होते हैं, कुछ होते हैं शॉर्ट रन होते हैं, और कुछ होते हैं लॉन्ग रन होते हैं। ये 3 है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप रखिए कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और वेरी शॉर्ट, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान से देखो, वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इट रेफर्स टू ए प्रोडक्शन फंक्शन इन विच प्रोड्यूसर इज अनेबल टू चेंज एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड एज ए रिजल्ट ऑफ आउटपुट कैन नॉट बी चेंज। जो बड़े कम समय के लिए होता है, बस थोड़े समय टाइम है आपको, जैसे कह रहा है कि रिफर टू प्रोडक्शन फंक्शन इन विच प्रोड्यूसर इज अनेबल टू चेंज, वो उसको परिवर्तन नहीं कर सकता उसके इनपुट पे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चेंज एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड एज ए रिजल्ट द आउटपुट कैन नॉट बी चेंज। जब आपका फैक्टर फिक्स्ड है तो उसके आउटपुट पे चेंज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, मैंने कहा जमीन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, लंबे समय में हो सकता है कि हम अपनी लैंड को और बढ़ा लें, लेकिन वेरी शॉर्ट रन पीरियड में आज हमने पढ़ाया तो क्या कल इसका लेंथ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू प्रोडक्शन फंक्शन इन विच वन फैक्टर इज वेरिएबल विच कैन बी चेंज। एक फैक्टर चेंज हो सकता है, वेरिएबल है, लेकिन
इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज्ड व्हेन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड। जब हम दूसरा इन शॉर्ट रन में, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज्ड, अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, उससे ज्यादा यूनिट उससे एम्प्लॉयड होती है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन। लॉन्ग रन में क्या होगा? इट रिफर्स टू प्रोडक्शन फंक्शन विच ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड देयर आर नो फिक्स्ड फैक्टर। दोनों में वेरिएबिलिटी होगी लेकिन कोई फिक्स्ड फैक्टर नहीं है। तो ये तीन डिफरेंस है आपको, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और वेरी शॉर्ट। अब देखो इस फिगर से देखना, प्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या पहले समझना। जब कोई चीज, ये लॉ है, एक नेचर है, जब कोई काम की शुरुआत की जाती है और जब हम स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग हमारी बड़ी स्पीड से चलती है, उसके बाद उसका स्टार्टिंग डाउन होने लगता है, उसका स्पीड डाउन होता है और फिर क्या होता है, फॉल होने से होता है। फॉर एग्जांपल जो एथलेटिक्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स के, तो आप देखेंगे जब उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे जब वो दौड़ने जाता है तो उसका पोजीशन कैसा होता है, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ा होता है पोजीशन लेके दौड़ने के लिए। जब वो दौड़ता है, स्टार्ट करता है, भाई पहले जुड़ा नहीं कि जब स्टार्ट करता है, मैं तब की बात कर रहा हूं, जब वो दौड़ना स्टार्ट करता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, लेकिन कुछ दूर उसके दौड़ने के बाद उसकी बॉडी क्या होती है, थोड़ी बेंट होती है, वो आगे की तरफ झुकता है और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड आगे जाके लास्ट पॉइंट पे क्या होती है, कम होती है, यानी कि धीरे धीरे कम होने लगती है। यही चीज हमारे प्रोडक्शन में है कि जब एक व्यक्ति काम करता है, देखो एग्जांपल के साथ, जिसको हम फिक्स्ड कह रहे हैं, वेरिएबल इनपुट, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में टोटल प्रोडक्शन को टीपी कहते हैं, एवरेज प्रोडक्शन को एपी कहते हैं और मार्जिनल प्रोडक्शन को हम एमपी कहते हैं। अब कोई मान लो कि लैंड तो फिक्स है, लैंड में तो कोई चेंजेस नहीं होना है, तो लैंड हमारा था, तो वेरिएबल इनपुट जो लेबर था कोई नहीं था, तो हमने कोई प्रोडक्ट भी नहीं तैयार किया। जब प्रोडक्ट नहीं तैयार किया तो एवरेज भी नहीं आया, एवरेज नहीं आया तो मार्जिनल भी नहीं आया। ठीक, जमीन थी लेकिन कोई हमारा इनपुट कुछ नहीं था, कोई लेबर नहीं था, तो हमने कोई ना एपी उसका होगा, ना एमपी होगा, ना टीपी होगा, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। लेकिन जब लैंड तो इतनी फिक्स है, जब एक मजदूर आया, एक लेबर आया, तो उसने टोटल प्रोडक्ट कितना तैयार किया, 4 डब्बे तैयार किए। एक मजदूर आया तो उसने 4 डब्बे तैयार किए, 2 मजदूर आए तो उसने 10 डिब्बे तैयार किए। ध्यान से देखना गर्ल्स, 3 मजदूर जब आए तो उन्होंने 18 डब्बे तैयार किए प्रोडक्शन, यहां तक देख रहे हो। उसके बाद 4 मजदूर आए तो 24 प्रोडक्शन डब्बे तैयार किए, 5 मजदूर आए तो 28 प्रोडक्ट तैयार किए, 6 आए तो 30 किए, 7 आए तो 30 किए, 8 आए तो 28 हो गया और 9 आए तो 24 आए। ये लेबर की संख्या है, जैसे जैसे लेबर बढ़ रहे हैं उतने हिसाब से डिब्बे की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। अब आपको ये पूछिए कि अगर एक मजदूर 4 डिब्बा काम करता है, 4 डिब्बे बनाता है, तो 2 मजदूर कितने डिब्बे बनाएंगे, 8। क्यों? यहां मैथ नहीं लगाना है। ठीक, पहला चीज दिमाग में लगा कि यहां मैथमेटिकल रेशियो नहीं है कि आप एक मजदूर 4 डिब्बा बनाता तो 2 मजदूर 8 डिब्बा बनाएगा। ये दिमाग से निकाल के काम करिएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो, और भी प्रोडक्शन के चैप्टर में। यहां प्रोडक्ट की बात कर रहा, ना कि आपको मैथ का एवरेज निकालना है कि 1 निकाला तो 4 होगा, तो 2 निकाला है तो 8 होगा, 3 मजदूर आएगा तो 12 आ जाएगा, ये यहां पे नहीं करना है। ठीक है, तो देखो, एक मजदूर आया तो 4 बनाया, 2 आया तो 10 बनाए, 3 आए तो 18 बनाए। ये प्रोडक्शन की स्पीड है कि जैसे जैसे मजदूर आया उसका प्रोडक्शन उसकी बढ़ रहा है। तो अब आप देखो कि जब यहां से यहां आया, जब 0 डिब्बे थे तो 4 बनाया, यानी कितना सरप्लस किया, 4 से जब 10 आया तो कितना सरप्लस किया, 6। 10 से जब 18 पे आया तो कितना उसने डिब्बे एक्स्ट्रा बनाया, 8। तो आप देखो ये इसका क्या है, ये इसका टीपी तो निकाल के, यही इसकी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। देखो 4, 6, 8, पहले डिब्बे से दूसरे डिब्बे के बनाने के बीच में कितनी मार्जिन आ रही है, उसी मार्जिन को कह रहा है। फिर नीचे आया 6, तो अब आप देखो पहले 4 था, फिर 6 हुआ, 8 हुआ, फिर 6। तो आप देखो रेशियो क्या हो रहा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी कि ये जो बढ़ रहा है ये 2-2 की स्पीड से बढ़ रहा है।
4 बार, यहां देखो 4 के बाद 10, 10 के बाद 8, यानी पहले बार में 4 डिब्बे अधिक बनाए, दूसरे बार में 6 डिब्बे अधिक बनाए, तीसरे बार में 8 डिब्बे अधिक बनाए। लेकिन उसके बाद वो 30 के बाद देखो क्या ब्रेक हो रहा, उसके बाद 6 पे फिर आ गया, फिर 4 पे आ गया, फिर 2 पे आ गया। एक समय आया कि 0, 1 भी नहीं बढ़ा। 30 आपके 6 लेबर लगे तब भी 30 डिब्बे बना रहा, और 7 लेबर लगे तब भी 30 ही डिब्बे बना रहा, तो यानी कि 0 चेंजेस, 0 मार्जिनल प्रोडक्ट। अब उसके बाद जब 8वां मजदूर आया तो 30 से और कम हो गया, 28 हो गया, यानी कि नेगेटिव में आ गया। अब उसका प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हो गया। जहां वो 7 मजदूर मिलकर 30 डिब्बे बनाते थे, अब वो वहां पे 8 मजदूर मिलकर 28 डिब्बे बना रहे। 9वां मजदूर आया तो 24 पे आ गया, यानी कि देखिए -2 -4। ये फिगर क्या शो करता है, यही शो करता है कि प्रोडक्शन का नियम है कि स्टार्टिंग जो होता है वो इंक्रीजिंग रेट से होता है, उसका जब मिड पॉइंट आता है तो वो डिमिनिशिंग रेट से होता है, और जब उसका लास्ट होता है तो उसका जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो फॉलिंग होने लगती है। तो इसमें आपको यही 3 चीज पढ़ना है कि 3 इसके मेन रूल है। कि पहला रूल जो प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है वो है आपका इंक्रीजिंग, स्टेज 1, स्टेज 2 है, स्टेज 3। स्टेज 1 में इंक्रीजिंग रेट जो आपका उसका 4 डिब्बे बनाया, 6 डिब्बे बनाया, 8 डिब्बे बनाया, ये इसका इंक्रीजिंग रेट है। उसके बाद उसका जब रेट डाउन होने लगा, अब 6 से आपने देखा कि ये देखो 8 के बाद फिर 6 आ गया और 6 के बाद 4 आ गया, ये इसका कौन सा स्टेज है, सेकंड स्टेज है। देखो सेकंड स्टेज लिखा हुआ है, सेकंड स्टेज में उसका रेट डाउन होने लगा, यानी कि वो डिमिनिशिंग रेट है, लॉ है ये। और तीसरा जब उसका थर्ड स्टेज आया तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ, उसका फॉल होना शुरू हो गया। इन द स्टेज टीपी स्टार्ट फॉलिंग, जो टोटल प्रोडक्ट है वो फॉल होने लगा। यहां टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, डिमिनिशिंग में टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, मैक्सिमम हो रहा, यानी कि 30 उसका मैक्सिमम है। 6 मजदूर लगे तब भी 6 ही है, और 7 मजदूर लगे तब भी वो 6 ही बना रहा, मतलब वो मैक्सिमम उसका प्रोडक्ट है। तो सेकेंड स्टेज में मैक्सिमम होगा, पहले स्टेज में इंक्रीजिंग होगा, और थर्ड स्टेज में इनकी फॉलिंग होगी, जहां पे इनका स्टेज थर्ड से स्टार्ट होता है। तो इसका 3 प्रोडक्शन का यही नियम है कि टोटल प्रोडक्ट, पहले हमारा किसी भी प्रोडक्शन का जो टोटल प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग जो स्टेज 1 होता है वो इंक्रीजिंग से होता है, स्टेज 2 होता है वो डिमिनिशिंग होता है, और स्टेज 3 जो होता है वो फॉलिंग होता है। अब मेरे साथ बताओ कि अगर स्टेज 1 है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग, स्टेज 2 है तो क्या होगा, और स्टेज 3 होगा तो क्या होगा, फॉलिंग। अब उसके बाद आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज कैसे निकालते हैं, अब ये एवरेज प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट टोटल होता है उसी से डिवाइड करते हैं लेबर को। तो आप देखो 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, आया, ये देखो 4 को 1 से किए, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई जितना टोटल प्रोडक्ट है उसको हम वेरिएबल इनपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। तो पहले तो आप ये डेटा बनाएंगे, इसके बाद इसको आप प्लॉटिंग करेंगे मैप के रूप में। देखो 3 था 18 था, यानी 6 इसका क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्ट। 4 था 24 था, 6 इसका एवरेज प्रोडक्ट। 5 जब था तो 28 को डिवाइड किए तो 5.6 आया, 6 किए 30 किए तो 5 आया, 7 किए 30 किए 4.2 आया। तो इस तरह से हमारा इसका एवरेज प्रोडक्ट भी आ गया। अब आप यहां पर 3 के बाद जब इसका ड्रॉ डाउन हो रहा है तो यहां आप डॉट 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 करके एक लाइन बनाएंगे कि 3 लेबर तक इसका ये पोजीशन था इंक्रीजिंग रेट। 3 के बाद 4 से लेकर 7 तक का जो मजदूर लेबर लगे उसका जो रेट था आपका यहां लास्ट तक 0 यहां हो गया, तो इसको डॉट डॉट कर लेंगे, यानी कि 7, ये आपका क्या हो गया, डिमिनिशिंग रेट। और इसके नीचे जो आपके 8वां और 9वां मजदूर लगे वहां पे आपका हो गया ये फॉलिंग रेट। तो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। दैट्स क्लियर। देखो इसी चीज को लिखा हुआ है, अभी लिखवाते भी है। प्रोडक्शन कंसेप्ट, total products, total physical TPP. It is defined as the total output produced by the firm within the given input during a specified period of time. उसी चीज को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ है। कंसेप्ट वही है जो इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन वो समझना है, और कॉपी में जब आप इसको लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। क्लियर। दूसरा एवरेज प्रोडक्ट, क्या इसको हम एपी कहते हैं या एवरेज प्रोडक्ट एपीपी,
AP इज इक्वल टू TP अपॉन N। N क्या है? नंबर ऑफ लेबर इनपुट जो है, और टोटल प्रोडक्ट जितना आपने डब्बे तैयार किए उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट निकल आएगा, जो आपके इस पे दिखाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मार्जिन दोनों के बीच में क्या है, जिसको कहते हैं डेल्टा TP अपॉन डेल्टा N। और स्लोप कैसा बनेगा इसमें? MP इज द स्लोप ऑफ TP। MP क्या शो करता है? वो TP का स्लोप है टोटल प्रोडक्ट का, तो इसको हम इस फॉर्मूला में लिखते हैं MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। स्टेज आपको आप बता ही दिया, ये तीनों स्टेज हो गए। अब ये देखो फिगर, देखो दो फिगर बनेंगे जब आप ड्रॉ करेंगे, तो एक आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऊपर बनाएंगे और दूसरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप नीचे बनाएंगे, तब आप इसको शो कर पाएंगे। देखो यहाँ पे इसको रफली एक बनाना है, कोई ऐसा ये नहीं मेजरमेंट नहीं दिया। आपने यहां से पॉइंट स्टार्ट किया, ध्यान से देखो इधर, ये क्या इनपुट है। स्टार्टिंग जब आपने प्रोडक्ट तैयार किया, प्रोडक्शन शुरू किया, तो देखो यहां से जा रहा, इसका झुकाव कहां चेंज हो रहा? इस पॉइंट पे हो रहा। यहां से व्यक्ति ये झुक गया, यहां से जब आगे बढ़ा तो इसके बाद यहां जब मैक्सिमम गया जहां 30 पॉइंट आ रहा, उसके बाद उसका क्या हो रहा? यहां पे इसकी फॉलिंग शुरू हो गई। यहां लिख रहा है TP इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट बाय 6। जब उसके डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा तो मैक्सिमम में जाने के बाद टोटल प्रोडक्ट का जो मतलब जो फिगर है वो फॉलिंग होने लगा। अब जब यहां फॉलिंग हुआ तो यहां पे क्या चेंजेस आया? जब MP इज इक्वल टू 0, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 आएगा, ये देखो, ये देखो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा? फॉलिंग हो रहा। मैक्सिमम जहां पे देखो ये 30 जब यहां पे आ रहा तो इसका 0 हो रहा है ना। जब यहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा 30, तो इसका यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जा रहा? 0। इसी चीज को देखो फिगर पे दिखाया, ये देखो यहां पे मैक्सिमम है, दिख रहा है इधर बॉयज, और ये क्या है यहां पे जब नीचे जाएगा तो क्या होगा? 0 होगा ना यहां पे, ये देखो। अब इसको क्या कहेंगे? जहां पे ये पहला चेंज उसका हो रहा, इंक्रीजिंग हुआ, जब 3 लेबर के बाद जब उसका चेंजेस आए ड्यू टू डिमिनिशिंग रेट सेकेंड स्टेज में, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं? कहां पे चेंज आएगा? जब इंक्रीजिंग रेट के बाद जब सेकेंड स्टेज में, यानी कि फर्स्ट स्टेज से जब सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट होगा, तो वही आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और क्यों ऐसा हो रहा? ड्यू टू डिमिनिशिंग रेट। ठीक, अब देखो MP डिक्रीजेस बट रिमेन पॉजिटिव। वहां पे डिक्रीज तो हो रहा, लेकिन उसमें कोई माइनस साइन का नहीं साइन है ना। जब डिमिनिशिंग रेट है तो सारे नंबर जो आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, जो बचे हुए पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं। तो वहां पे जब मैक्सिमम जहां हो रहा, यानी कि AP इज इक्वल टू MP, दोनों बराबर हो रहे हैं। और जब ये नीचे जब जाएगा तो यहां MP क्या हो जा रहा? 0। ठीक, MP इज ए वेरिएबल इनपुट लेबर। अब आ जाओ, रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP, दोनों में रिलेशन कैसा है? एवरेज प्रोडक्ट में और मार्जिनल प्रोडक्ट में संबंध कैसे है? कैसे रिलेशन है? तो व्हेन MP इज ग्रेटर देन AP देन MP राइजेस। जब MP AP से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो रहा? MP राइज हो रहा, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है बढ़ रहा है। व्हेन MP और AP बराबर कब हो रहा? जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा। When MP is less than AP, then AP fall, तब एवरेज प्रोडक्ट जो है वो फॉल हो रहा। अब इसी को शॉर्ट रन को ही क्या कहा गया? लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, इसके ही उपनाम है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। 3 नाम हो गए, शॉर्ट रन, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अजम्पशन क्या हो सकता है इसका? ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल, एग्जाम्पल लेबर, all other factors are fixed, all the units of variable factors are equally efficient, भाई सब बराबर कर रहे हैं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट चेंज, और इट इज पॉसिबल टू कंबाइन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद द गिवन यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जैसे एग्जांपल में लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस
प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। चाहो तो फिगर बना लो, ये इनपुट है, कोई भी प्रोडक्ट आपने रॉ मटेरियल डाला और जो डब्बे बन के आए तो वो क्या है, उसका आउटपुट है। दूसरा हेडिंग डालो, प्रोडक्शन फंक्शन, लिखो लिखो, हम बोल रहे हैं। इट इज टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन, एग्जाम्पल में लिखना एफ, छोटा एफ लिखोगे ब्रैकेट में I1, I2, I3, IN तक, डॉट डॉट IN, I1, I2, I3, डॉट डॉट IN, ये आपके इनपुट हुए। और Q लिखेंगे, इसका आउटपुट होगा I1, I2, I3, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद इसको दो पार्ट में बांटो। इनपुट कितने होते हैं, फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट। इनपुट या इनपुट कहिए चाहे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहिए, दोनों नाम से जाने जाएंगे। इसके दो भाग में डिवाइड करो, फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट लेवल। इसमें ब्रैकेट में लिख देना है कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, और इसमें होगा चेंजेस। वेरिएबल में चेंजेस होगा, फिक्स्ड में नो चेंज होगा। एग्जाम्पल में लैंड लिख लो और इसके एग्जाम्पल में लेबर लिख लो। हो गया, चलो अब इसका उसमें पॉइंट डालो। फिक्स्ड इनपुट किसको कहेंगे? फिक्स्ड इनपुट्स आर दोज, फिक्स्ड इनपुट्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच, फिक्स्ड इनपुट्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच does not change with change in output. Fixed inputs are those the application of which does not change, कीवर्ड जो है does not change है, with change in output, example land। और वेरिएबल में लिखिए, वेरिएबल इनपुट्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच चेंजेस, ये कीवर्ड है, इसमें चेंज इन डज नॉट चेंज, इसमें चेंजेस विथ चेंज इन आउटपुट, विथ चेंज इन आउटपुट। एग्जाम्पल में लेबर, जैसे मैंने बताया कि टीचर डिफरेंट टीचर आके पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये क्या वेरिएबल चेंजेस है। लेकिन अगर एक ही क्लास में हम चाहे हम 2 बच्चों को पढ़ाएं और चाहे हम 25 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो लैंड एरिया क्या फिक्स है, वो कुछ चेंजेस नहीं आ रहा। तो जहां पे चेंजेस आएगा वो क्या है, वेरिएबल इनपुट है, और जहां कोई चेंज नहीं होगा वो फिक्स्ड इनपुट है। नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। पहला लिखो वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, very short run production function. It refers to a production function, it refers to a production function producer is, in which producer is unable to change any factor of production, to change any factor of प्रोडक्शन। एग्जाम्स में आगे लिख लो देयरफॉर करके, ऑल फैक्टर आर फिक्स्ड, इसको बादल बना लेना इस तरह। ऑल फैक्टर का मतलब इनपुट, ऑल फैक्टर का मतलब इनपुट, ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड, एज ए रिजल्ट द आउटपुट कैन नॉट बी चेंज्ड, एज ए रिजल्ट द आउटपुट कैन नॉट बी चेंज्ड। दूसरा पॉइंट लिखो, टाइप, इसका टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में बी पॉइंट लिखो। ए हो गया ये वेरी शॉर्ट रन, दूसरा बी लिखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन फंक्शन, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन फंक्शन in which one factor is variable, in which one factor is variable, ब्रैकेट में लिखना,
विच कैन बी चेंज्ड। भाई वन फैक्टर अगर वेरिएबल यानी कि वो चेंज हो सकता है, तो विच कैन बी चेंज ब्रैकेट में लिखेंगे, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन का होता है। ठीक, इन शॉर्ट, उसी के आगे लिखो थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके, इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज्ड इन short run production can only be increased when more unit of variable factors are employed. Increased when more unit of variable factors are employed. तीसरा लिखो C, long run production function. Long run production function, it refers to the production function it refers to the production function, ये फंक्शन दोबारा हो गया, इसको मत लिखना, वन टाइम ओनली फंक्शन, which all the factors are variable and there are no fixed factor. मैंने एग्जांपल दिया ना कि 10 साल के बाद तो दोनों चीजें चेंज हो सकती है, लैंड भी चेंज हो सकता है और आउटपुट जो वेरिएबल फैक्टर है वो भी चेंज हो सकता है। तो उसको हम लॉन्ग इसीलिए कहा कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, विच आर वेरिएबल एंड देयर आर नो फिक्स्ड फैक्टर, इसको हम लॉन्ग रन कहेंगे। ठीक, चलो अब ऐसा टेबल बनाओ, ऐसा टेबल बनाइए, फिक्स्ड के ऊपर लिख देना इनपुट और समझने के लिए लिख देना लैंड ब्रैकेट में। दूसरा कॉलम बनाना वेरिएबल इनपुट, ब्रैकेट में लिख लेना लेबर। तीसरा कॉलम जो बनेगा टोटल प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट में लिख लेना टीपी। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट शॉर्टकट में होगा एपी, और लास्ट कॉलम जो बनेगा मार्जिनल प्रोडक्ट, उसको शॉर्टकट में लिखेंगे एमपी। बनाओ इसको, दिख रहा सबको? प्लॉटिंग आप किसी से, मैं फिर कह रहा हूं, डेटा आप कोई भी बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि यहां मैथ्स नहीं लगाना है। यहां पे एक कंसेप्ट प्रोडक्शन को ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट हमारा इंक्रीजिंग रेट को ध्यान रखना है, सेकेंड स्टेज में हमको डिक्रीजिंग यानी कि डिमिनिशिंग रेट को देखना है, और थर्ड स्टेज में हमारा फॉलिंग देखना है। आप डेटा नंबर कोई भी फिट करिए, लेकिन मैथ्स नहीं कि एक डब्बा बनाया, एक व्यक्ति ने 4 डब्बा बनाया तो 2 व्यक्ति ने 8 डब्बा बनाया, ये कंसेप्ट यहां नहीं है। प्रोडक्शन में इस तरह की चीजें नहीं होती है। चले आगे बढ़े, लिखो प्रोडक्शन कंसेप्ट, लिखो 5वां पॉइंट प्रोडक्शन कंसेप्ट। इसमें ए बी सी करके है, तीन पॉइंट है ए बी सी। एबीसी में क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। पहला लिखोगे टोटल प्रोडक्ट, टेस्ट लिखो टोटल प्रोडक्ट लिखो, या हम इसको टीपीपी भी बोलते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, तो दोनों ऑब्लिक करके भी लिखना, टोटल प्रोडक्ट ऑब्लिक, टोटल प्रोडक्ट का शॉर्टकट हो गया टीपी और उसका टीपीपी। कहीं पे टीपीपी भी अगर आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम है, उसके नाम है। जैसे तुम लोगों के नाम है चिंटू मिंटू, घर के क्या नाम है वही। इट इज डिफाइंड एज द टोटल आउटपुट, इट इज डिफाइंड एज द टोटल आउटपुट produced by the firm, it is defined as the total output produced by the firm within the given input during a specified period of time। टोटल प्रोडक्ट क्या है कि एक मजदूर तुरंत उसने विदिन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां क्या करा, वो डिब्बा सीधे डायरेक्ट बना रहा। एक मजदूर था तो 4 डिब्बे बनाए, 2 मजदूर, तो इसको क्या कहते हैं? गिवन पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये उसी समय की बात कर रहा है कि जितना प्रोडक्ट, जितना लेबर लग रहा है, लैंड में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, लेबर में फ्लक्चुएशन हो रहा है, जितना लेबर लग रहा है उतना ही उसकी आउटपुट आ रहा है। तो कह रहा है आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म विद इन द गिवन इनपुट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। हो गया? दूसरा लिखो एवरेज प्रोडक्ट,
उसको हम एपी भी कहते हैं और एपीपी कहते हैं, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। उसको मतलब एपीपी के नाम से भी जानते हैं और एपी के नाम से भी जानते हैं। इसमें लिखो, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। पर यूनिट, ध्यान रखो वर्ड में कीवर्ड है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, यानी कि जो उसका इनपुट का हम कैसे निकालते हैं। जैसे हम कोई चीज को कहेंगे कि कैलकुलेट ही करते हैं कि हमको अगर 2 रुपए का कोई पेंसिल है तो 10 रुपए में कितने पेंसिल निकलेंगे, कितने आएंगे, तो आप क्या करते हो, 10 को 2 से डिवाइड करते हो, तो यानी कि 5 पेंसिल आ जाएंगे। तो वही कह रहा है कि अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, एक एक यूनिट का कितना होगा, तो इसको हम कहते हैं एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एन। एपी हम निकालेंगे जितना टोटल प्रोडक्ट है और जितने का एक जितना लेबर लग रहा है उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। तीसरा लिखो मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट एमपीवी कहते हैं और एमपीपी कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या क्या हो गया, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, मतलब एपीपी, टीपीपी हो गया, एपीपी हो गया, और एमपीपी यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं और डायरेक्ट हम मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। लिखो इसको, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम change in variable input. It is defined as change in total product resulting from change in variable input. इसमें लिखना MP is equal to डेल्टा TP डिवाइडेड अपॉन डेल्टा N। दोनों के बीच का ही मार्जिन निकालते हैं ना, कितना ग्रोथ कर रहा है, 4 डब्बे से कितना हो गया, 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, तो MP इज इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एन। और दूसरा हम इस तरह भी लिखते हैं फॉर्मूला, MP n इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ये भी है। और MP क्या है, ये TP का स्लोप है, इसको इधर बना लेना स्टार में, MP इज द स्लोप ऑफ TP। हो गया ये। अब लिखो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कितने स्टेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हाँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में कौन सा होगा, इंक्रीजिंग रेट, स्टेज 2 में डिमिनिशिंग और स्टेज 3 में फॉलिंग। बस इसी को लिख डालो। स्टेज 1, इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग, क्या टीपी की बात कर रहा कि पहले स्टेज में टोटल प्रोडक्ट का जो रेट होगा वो इंक्रीजिंग होगा, बड़े तेजी से बढ़ेगा। लिखो, इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट को हाईलाइट कर लेना, ये कीवर्ड है इसके। स्टेज 2 में क्या होगा, इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। ऐसा क्यों होगा, ऑल्सो टीपी, और तब होगा ऑल्सो टीपी बिकम मैक्सिमम। जब मैक्सिमम हो जाएगा टीपी तो उसका रेट क्या होगा, डिमिनिशिंग, धीरे धीरे कम होने लगेगा, एकाएक नहीं कम होगा, सम फॉलिंग होगा लेकिन कम होगा। और स्टेज 3 में, इन दिस स्टेज टीपी स्टार्ट फॉलिंग। ये 3 मेन कंसेप्ट इस प्रोडक्शन का, बस यही 3 मेन है। अब इसके बाद रिलेशन पढ़ेंगे इसमें, जैसे मैंने कहा ईपी और टीपी में क्या रिलेशन है, एमपी में क्या रिलेशन है, लेकिन कंसेप्ट 3 यही है कि किसी भी प्रोडक्शन का 3 ही लॉ है। किसी भी प्रोडक्शन का जब हम तैयार करते हैं तो पहले बड़ी तेजी से स्पीड के साथ बढ़ता है, उसके बाद सेकंड स्टेज आता है जब उसका रेट कम हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे उसमें गिरावट आने लगती है, और थर्ड स्टेज में बिल्कुल वो नेगेटिव में चला जाता है, तो उसको हम फॉलिंग स्टेज कहते हैं। अब लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। इसको समझ लोगे तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, लिख लोगे। When, पहला पॉइंट लिखो, 3-4 पॉइंट है। When MP increases, लिखो, when MP increases then TP increases at
increasing rate. When MP increases, then TP increases at increasing rate. When MP decreases, ब्रैकेट में लिखना, but remains positive, ब्रैकेट क्लोज, then TP increases at diminishing rate. समझ में आया इस बात को कि जब एमपी जहां पे बढ़ रहा तेजी से तो वो इसकी इंक्रीजिंग रेट है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट अगर डाउन घटना शुरू हुआ, चाहे थोड़ा ही सा घटा, बाकी रिमेन्स जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं है, देन टीपी इंक्रीजेज एट, तो जो टीपी का जो इंक्रीजिंग रेट है उसको हम डिमिनिशिंग रेट कहते हैं। ये रिलेशन है टीपी और एमपी में। तीसरा लिखो, व्हेन एमपी इज इक्वल टू 0, जहां मार्जिनल 0 हो जा रहा है, कि मतलब 6 मजदूर आए तो भी मार्जिनल, मतलब उसका टोटल प्रोडक्ट 30 था, और 7 आए तो भी 30 था, तो 30 और 30 के बीच में कैसा मार्जिनल प्रोडक्ट रेट है भाई? 6 मजदूर आए तो 30 प्रोडक्ट तैयार किया, और 7 आए तो भी 30 किया, तो इसका मार्जिन कितना हुआ? 0 हुआ ना, कोई बढ़ाई नहीं कुछ। तो वही कह रहा है एमपी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि टीपी इज मैक्सिमम, यानी कि टोटल प्रोडक्ट 30 है और एमपी कितना हो गया? 0 हो रहा। चौथा लिखो, व्हेन एमपी बिकम्स निगेटिव, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में आने लगा, -2 -2.5, तो इसका मतलब कि टीपी जो है वो फॉल हो रहा। ये रिलेशन है एमपी और टीपी का। लिख लिया? दूसरा पॉइंट लिखो, ये फिगर बनाओ, ये बहुत जरूरी है। लिखो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ऐसे ही बनाओ। 2 फिगर बनेंगे और ठीक बराबर में एकदम नाप के स्केल से, ये नहीं कि एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। गड़बड़ किए तो ये मार्जिन मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए दोनों फिगर एक साथ होने चाहिए। 2 आपको एक्स एक्सिस, ये इस तरह का जो ग्राफ बनाएंगे तो 2 सेम होना चाहिए, एक बनेगा, एक ये बनेगा, लेकिन जिस लाइन पे ये है उसी लाइन पे ये भी होगा, इसका ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपका ये चीजें मैच नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, 3 पॉइंट लिखो इसका। When MP is greater than AP, when MP is greater than AP, then MP rises. जब MP और AP बराबर होगा तो AP क्या होगा? मैक्सिमम होगा। When MP is equal to AP, then AP is maximum. इस मैक्सिमम को अंडरलाइन कर लेना। तीसरा पॉइंट, when MP is less than AP, then AP fall। ये 3 पॉइंट इसमें है, ये दोनों को रिलेशन को बता रहा। अब लिखो इसका लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, हेडिंग डालो, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और इसी को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं प्यार से। हाँ, प्यारा नाम है ना, तो एक ऐसे स्कूल वाला नाम हो गया, और दूसरा घर वाला जो प्यार से नाम कर रहे हैं, हाँ, चिंटू मिंटू जैसे तुम्हारा है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, इसका एजम्पशन लिखो, एजम्पशन ऑफ दिस लॉ। 5 इसके एजम्पशन है, लिखो। पहला लिखो, ओनली 1 इनपुट इज वेरिएबल। ओनली 1 इनपुट इज वेरिएबल। ये केवल 1 इनपुट पे वेरिएबल है, 1 इनपुट इज वेरिएबल, फॉर एग्जांपल लेबर। दूसरा, ऑल अदर फैक्टर आर फिक्स्ड। ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। तीसरा, ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली इफिशिएंट। इसको अंडरलाइन करना, ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली इफिशिएंट। चौथा लिखना, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज।
it is possible to combine more and more unit of it is possible to combine more and more unit of variable factor with the given unit of fixed factor.